अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कल जो आपको एक टेस्ट दिया गया था उसके नंबर आपने शेयर नहीं किए थे। और दूसरा, जैसे कि सर हाफिज साहब ने भी आपको कहा था कि आप अपने नंबर जो हैं वो शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि आपकी जो पोजीशन क्या है। ये जब आइडिया हो जाएगा कि आपके मार्क्स अच्छे आए हैं या कि मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो फिर बंदा उस तरीके से आपको तैयारी करवाता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए। जी, स्टार्ट करते हैं फिर हम। जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है दिल्ली प्रपोजल या तजावीज़ दिल्ली। 1924 में हिंदू महासभा जो एक जमात थी, जो कि कांग्रेस की एक जमात थी, इसने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुसलमान जो हैं ये सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म करें, जुदा करना इंतखाब जो है उसको ये ख़त्म कर दें और मखलूत इंतखाब जो है वो लड़ा करें, उसकी तरफ आए। यानी कि क्या करें कि मुसलमान जुदा करना इंतखाब, जुदा करना इंतखाब का फैसला वापस ले ले। 1924 में ये किसने कहा था? हिंदू महासभा ने। मेरा आज गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं जरा जोर से नहीं बोल सकता, ऊंची बात से, तो आपको गुजारिश करना पड़ेगा। 1924 में हिंदू महासभा तंजीम जो थी, इसने मुसलमानों के अलहदा जो वोट डालने की सेपरेट इलेक्टोरेट का जो हमें हक मिला था, उससे वो कहते थे कि मुसलमान दस्तबरदार हो जाएं, उसको छोड़ दें और मखलूत इंतखाबात की तरफ जाएं। इसको मान लें, मखलूत इंतखाबात, यानी कि जुदा करना छोड़ दें और मखलूत इंतखाब की तरफ आ जाए। कुछ जो है जो मेंबर थे ईवान बाला के, हिंदू लीडर, उन्होंने ईवान बाला में भी ये करारदाद पेश कर दी। ईवान बाला में आपको मैंने बताया था कि दो ईवान थे। 1919 के बाद दो ईवान बन गए थे एक्ट के बाद, एक ईवान बाला और एक ईवान ज़ेरी, जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ईवान बाला हम सेनेट को कहते हैं और ईवान ज़ेरी हम पार्लियामेंट को कहते हैं, एक कौमी असम्बली को कहते हैं, इसी तरह जो ईवान बाला थी उस वक्त गवर्नर जनरल की जो एग्जेक्टिव काउंसिल थी, उसमें एक हिंदू लीडर ने ये करारदाद भी पेश कर दी थी कि मुसलमान जो हैं वो जुदा करना इंतखाब से दस्तबरदार हो जाएं, उसको छोड़ दें और मखलूत इंतखाबात की तरफ आएं। तो ये जो प्रपोजल थी, सेम यही प्रपोजल मोतीलाल नेहरू ने कैद आजम के आगे रखी, मोहम्मद अली जिन्ना के आगे, कि अगर आप ये हमारी तजवीज़ मान लें,
जुदा गाना इंतखाब से हट जाए, उस फैसले को तर्क कर दें, तो मैं आपको कांग्रेस से कुछ ज़्यादा लेने की कोशिश करूँगा, इनके लेके देने की कोशिश करूँगा। तो जब कायदे आज़म ने ये तजवीज़ सुनी, और आपको याद होना चाहिए कि कायदे आज़म जो थे ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अलंबरदार थे, इनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा जाता था। 1924 तक जो कायदे आज़म की सोच थी वो हिंदू और मुसलमान मिलकर जद्दोजहद करने की तरफ थी, ताकि मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेज़ों से ज़्यादा जो है इस्लाहात जो है बरसगीर के अंदर वो लाएं और डोमिनेंट की तरफ जाएं, यानी कि खुद इख्तियारी हुकूमत की तरफ जाएं। अब कायदे आज़म ने ये तजवीज़ मुसलमान लीडर जो थे उस वक़्त के 30 मुसलमान लीडर थे जो प्रोमिनेंट लीडर थे, अकाबरीन थे, उनको दिल्ली के वेस्टर्न होटल में इकट्ठा किया। दिल्ली के वेस्टर्न होटल में इकट्ठा किया इसको 30 मुसलमान लीडरों को। किसने इकट्ठा किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने, कायदे आज़म ने। कायदे आज़म ने 30 मुसलमान जो प्रोमिनेंट लीडर थे, मशहूर लीडर थे, उनको इकट्ठा किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, राजा साहब ऑफ महमूदाबाद, सर जफर अली खान, इस तरह के और जो मुसलमान अकाबरीन थे उनको दिल्ली के अंदर वेस्टर्न होटल में एक इजलास बुलाया और उनके सामने ये तजवीज़ पेश की कि मुसलमान जो हैं ये जुदा गाना इंतखाबात के फैसले से दस्तबरदार हो जाएं तो कांग्रेस उनको मज़ीद जो है सहूलतें देगी। तो 30 मुसलमानों ने जब ये फैसला किया तो जो तजावीज़ सामने आई उसको तजावीज़ दिल्ली कहते हैं, उसको तजावीज़ दिल्ली का नाम दिया जाता है, जिसको दिल्ली प्रपोजल कहते हैं। अब पता चल गया जी ये दिल्ली प्रपोजल क्या है कि जुदा गाना इंतखाब से दस्तबरदार होने के लिए, जुदा गाना इंतखाब के फैसले को कबूल ना करने के लिए कांग्रेस ने हमें मुसलमानों को, उस वक्त मुस्लिम लीग को ये ऑप्शन दिया था कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ दें, मखलूत इंतखाबात की तरफ आएँ तो हम आपको कुछ ज़्यादा देंगे इस्लाहात के सिलसिले में, सीटों के सिलसिले में। तो जो तजावीज़ इकट्ठी हुई फैसले के बाद उसको तजावीज़ दिल्ली कहते हैं। अब ये तजावीज़ क्या थी, इसमें क्या था, ये हम करते हैं। जी सबसे पहली तो तजवीज़ थी, प्रपोजल वो ये थी कि सिंध को बंबई से अलग कर दिया जाए। पहली तजवीज़ सिंध को बंबई से अलग सूबा बनाया जाए, ये दिल्ली प्रपोजल की पहली तजवीज़ थी। दूसरी तजवीज़ सूबाई सरहद और बलोचिस्तान में ज्यादा इस्लाहात की जाए। अब मुस्लिम लीग का जो दूसरा मुतालबा था वो ये था कि सूबा सरहद और बलोचिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाहात कायम की जाएं। जिस तरह दूसरों सूबों में इस्लाहात हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी तरह इन सूबों के अंदर भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतर तलीमी इदारे हों, बेहतर सेहत की सहूलतें हों। इस तरह की जो इस्लाहात हैं वो इन सूबों के अंदर भी होनी चाहिए।
तीसरी जो है पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को आबादी के तनासब से ज्यादा सीटें दी जाएं। आवाज नहीं जा रही होती। हाँ सर, मिल जाएगी, उसमें आपको क्लियर नजर आ जाएगा जी। दिल्ली प्रपोजल की दोबारा रिपीट कर देता हूं। जो पहली तजवीज थी वो ये थी कि सिंध को बंबई से अलग सूबा बनाया जाए। नंबर 2, सूबा सरहद और बलोचिस्तान में ज्यादा इस्लाहात की जाए। नंबर 3, पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को आबादी के तनासब से ज्यादा सीटें दी जाएं। और नंबर 4 जो तो चौथी तजवीज थी कि मरकजी असेंबली जो होती है उसमें मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। अब मेरा ख्याल है बोर्ड मार्कर भी बेहतर आगे शायद नजर आना शुरू हो जाए। यानी कि जो मरकजी असेंबली होती है मुसलमानों को जो 1/3 जो है नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। ये 4 तजावीज थी जिनको तजावीज दिल्ली कहते हैं और ये 1927 में शाया हुई थी। टाइम नोट कर लें, 1927 में शाया हुई। इसीलिए इनको तजावीज दिल्ली कहते हैं क्योंकि दिल्ली के वेस्टर्न होटल में ये इजलास हुआ था, तो ये तजावीज भी उधर ही अखज की गई। इसलिए इन तजावीज को तजावीज दिल्ली के नाम से पुकारा जाता है और ये 1927 में ये तजावीज हुई थी। पेपर में अक्सर सवाल आता है कि दिल्ली प्रपोजल कब हुई, तो आप कह सकते हैं 1927 में दिल्ली प्रपोजल हुई थी। जी क्लियर हो गया, ठीक है आगे चलते हैं, आप इसको देख लें। जी यहां तक क्लियर है जी? अच्छा जी, अब जो है ये आपने एक चीज याद रखनी है बड़ी अहम, वो क्या है कि ये तजावीज़ दिल्ली थी कि जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग थी 2 हिस्सों में बट गई। मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में कब बटी? तजावीज़ दिल्ली के बाद 1927 के बाद मुस्लिम लीग के 2 पार्ट्स हो गए थे। याद रखें, मुस्लिम लीग के 2 हिस्सों में बट गई। सर मोहम्मद शफी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने पंजाब मुस्लिम लीग कायम की थी 1908 में। सर मोहम्मद शफी इन तजावीज़ के खिलाफ थे, उन्होंने इन तजावीज़ से एग्री नहीं किया था और उनका एक अलहदा ग्रुप बन गया। वो मुस्लिम लीग से निकल गए और उन्होंने अपनी अलहदा जमात अलहदा मुस्लिम लीग बनाई जो उनकी ऑलरेडी है थी। लेकिन चूंकि उस वक्त मुस्लिम लीग ऑल ओवर इंडिया एक ही थी और उसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहा जाता था। इसके बाद से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में बढ़ गई। पहला हिस्सा क्या था, यहां मैं लिख देता हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला हिस्सा था कलकत्ता मुस्लिम लीग। कलकत्ता मुस्लिम लीग जिसके हेडेड बाई मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम। कलकत्ता मुस्लिम लीग का हेड कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना।
कलकत्ता मुस्लिम लीग, और जो दूसरी मुस्लिम लीग थी उसका हेड कौन था? पंजाब मुस्लिम लीग। पंजाब मुस्लिम लीग जो थी उसका हेड जो था वो सर मोहम्मद शफी। जी सबको क्लैरिफाई हो गया है, क्लियर हो गया है। तजावीज़े दिल्ली के बाद मुस्लिम लीग दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक हिस्से का नाम कलकत्ता मुस्लिम लीग पड़ गया, जिसके हेड जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, और दूसरी मुस्लिम लीग थी पंजाब मुस्लिम लीग, और जिसके हेड जो थे सर मोहम्मद शफी थे। क्लियर जी? आगे चलें। जी सर आगे चलें। ठीक हो गया जी। अब ये इशू क्या जी, इशू क्या था? इशू यही था कि मुसलमान सर मोहम्मद शफी कहते थे कि जो आपने सेपरेट इलेक्टोरेट से दस्तबरदार होने का फैसला किया है ये गलत है। हम अगर मुसलमान मखलूत इंतखाबात को कबूल कर लेते हैं तो जो कांग्रेस है वो ऐसे मुसलमान लीडरों को आगे लाएगी जो उनके मनपसंद होंगे और उनके कहने पे, उनके इशारों पे चलेंगे। लिहाजा हमें एक अच्छे मुसलमान लीडर नहीं मिल सकते, हमें वही मिलेंगे जिस पर कांग्रेस अपना हाथ रखेगी या जो कांग्रेस में नवाज होगा। जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो जो थे वो कांग्रेस में नवाज थे और उनको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शो बॉय ऑफ कांग्रेस भी कहा था। ये क्वेश्चन पिछले साल पीपीएससी के हिस्ट्री के पेपर में आ चुका है कि हु वाज द शो बॉय ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का शो बॉय कौन था? तो आपने कहना है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब दूसरी बात ये थी कि सर मोहम्मद शफी ये नहीं चाहते थे कि जो सीटें जो है ये मुख्तस की जाएं पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की, इससे भी वो एग्री नहीं करते थे। इसलिए ये जो तजावीज़ थी ये सिर्फ कलकत्ता मुस्लिम लीग वालों ने मानी थी, यानी जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये थी दिल्ली प्रपोजल। अब हम अगला जो है टॉपिक वो करते हैं। सर मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन था? मुस्लिम लीग का जो फाउंडर था वो सर नवाब सलीमुल्लाह खान थे। जी सर थे। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, तो देन यू कैन से द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग वाज सर मोहम्मद सर सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। अगर वो कहे कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, कि मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट कौन था, तो वो सर आगा खान थे। पहले प्रेसिडेंट सर आगा खान, मुस्लिम लीग के फाउंडर नवाब सलीमुल्लाह खान। जी सर थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, साइमन कमीशन की तरफ। जी साइमन कमीशन आ गया जी। अब हमारा अगला टॉपिक, ये सवाल भी अहम है, लेक्चरर पीपीएससी में या पाक स्टडी में इसका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन होता है
और आज मैं उसके आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा जिनका पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो उनमें से जो एक क्वेश्चन होगा वो कम लोगों को पता होता है, बाकी तो तकरीबन सबको पता होता है। अच्छा जी, अब आते हैं जी साइमन कमीशन की तरफ। ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेज हुकूमत ने जो एक्ट दिया था 1919 का, जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी हम कहते हैं, 1919 के एक्ट का दूसरा नाम था मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उन्होंने ये कहा था कि ये जो इस्लाहात हैं, ये जो एक्ट 1919 में नाफिज किया है, अगले 10 साल के बाद इसमें मजीद तरमीम की जाएंगी, नया एक्ट पेश किया जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा कि हर 10 साल के बाद हम जो है कुछ नई इस्लाहात जो हैं वो लेकर आएंगे और नया एक्ट बनाएंगे। अब चूंकि टाइम काफ़ी गुजर चुका था और जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थे और जो दूसरी जमातें थी, उनको पता चल गया कि ये जो मजीद जो है ना अब इस्लाहात बरतानिया की सरकार की तरफ से आएंगी और नया एक्ट आएगा, तो क्यों ना हम जो है उनसे मजीद डिमांड करें सेल्फ रूल की, डोमिनेंट स्टेटस की। तो इस तरह की जैसे तजावीज़ दिल्ली आप पढ़ चुके हैं, इसी तरह की कुछ और तजावीज़ थी जो वो अंग्रेज सरकार से करना चाह रहे थे, उसको हासिल करना। तो जो अंग्रेज सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उसने क्या किया कि उसने सर साइमन कमीशन, सर साइमन जॉन साइमन, मैं लिख देता हूं सर जॉन साइमन की सरकर्दगी में एक कमीशन बना दिया अबूरी इस्लाहात के लिए। अब ये जो कमीशन था, ये 1927 में ब्रिटिश सरकार ने अक्टूबर 1927 में सोचा था। अच्छा जी, अक्टूबर 1927 को इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट जो थी, उन्होंने अक्टूबर 1927 में एक कमीशन बना दिया। यहाँ जो चीज याद रखने वाली है, जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके टोटल अरकान कितने थे, टोटल मेंबर कितने थे इसके, तो 7 अरकान थे। नहीं, ये पहला सवाल आ गया जो साइमन कमीशन की तरफ से बनेगा कि हाउ मैनी मेंबर्स इन साइमन कमीशन, के साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे। तो आप कह सकते ये नजर नहीं आ रही जी सर, क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन नजर, आपने जो लिखा समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, ये बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज नेट का, पता नहीं आवाजें क्यों नहीं आ रही। इधर हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक क्लियर नजर आ रही है। जी सर, ठीक। अभी आप जब देखेंगे तो आपको जी पता चल जाएगा। अच्छा जी, 7 अरकान थे साइमन कमीशन में। अब साइमन कमीशन जो था, इसका काम ये था कि इंडिया के अंदर जाए और इंडिया के अंदर जाकर मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट करे। विज़िट करने के बाद मुख्तलिफ जो सियासी तंजीमें हैं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कांग्रेस और होम रूल लीग, इनसे जाकर मिले और इनसे जो अब आइनी इस्लाहात हैं उन पर गुफ्तगू करे। अब ये था असल में कमीशन का मकसद। साइमन कमीशन जब इंडिया में आया तो इसकी मुखालफत की गई। क्यों की गई, ये सवाल पेपर में जरूर आता है। मैंने आपको कहा था कि इसमें से काफी क्वेश्चन बनेंगे, 3-4 बड़े अहम हैं कि साइमन कमीशन की मुखालफत क्यों की गई थी। कोई बता सकता है मुझे?
एनीबॉडी टेल मी? हिस्ट्री वालों जागो, सो तो नहीं गए हो? जी आपकी आवाज नहीं मुझे क्लियर आई। जी कोई नहीं बता सकता क्यों मुखालफत की थी? चले मैं बता देता हूं। साइमन कमीशन की मुखालफत इस वजह से की गई थी क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, कोई भी इंडियन, इंडिया का फर्द, इंडिया का बंदा नहीं था, इसलिए मुखालफत की गई। साइमन कमीशन में तमाम अरकान अंग्रेज थे, गोरे थे, इसलिए उनकी इंडिया में मुखालफत हुई कि नो बॉडी एनी वन पर्सन भी इंडियन नहीं था, इसलिए इसकी मुखालफत हुई थी। ये सवाल 2020 के लेक्चर हिस्ट्री के पेपर में आ चुका है, आप याद रखें यही सवाल कि साइमन कमीशन की मुखालफत अपोजिशन क्यों हुई इंडिया के अंदर। वो इसलिए हुई थी कि उसमें कोई भी इंडियन नहीं था, सारे अंग्रेज थे। अच्छा जी अब चलते हैं आगे। ये जो था साइमन कमीशन कब इंडिया आया? ये 3 फरवरी इसने 2 दौरे किए थे। 3 फरवरी 1928 को याद रखें कि साइमन कमीशन पहली दफा 3 फरवरी 1928 को इंडिया में आया और 31 मार्च 1928 तक रहा। डेट याद रखें 3 फरवरी 1928 का 31 मार्च 1928 को इसका पहला दौरा था। कितने दौरे साइमन कमीशन ने किए? 2, ये भी याद रखें, यहां लिख देता हूं बड़ा सारा, 2 दौरे किए थे। साइमन कमीशन के कुल कितने दौरे हुए थे बरसगीर में? इंडिया के अंदर 2 दौरे हुए थे। पहला दौरा 3 फरवरी 1928 से लेकर 31 मार्च 1928 तक और अगला 11 अक्टूबर 1928 था। ग्यारह अक्टूबर 1928 था। 13 अप्रैल 1929 2 दौरे हुए। ये मैंने अलग-अलग उनकी डेट्स लिख दी हैं। अब साइमन कमीशन के साथ हुआ क्या कि जब साइमन कमीशन इंडिया में आया तो कांग्रेस ने इसकी मुखालफत की, कांग्रेस, और किसने की? कलकत्ता मुस्लिम लीग ने। जेन में रखना है, कलकत्ता मुस्लिम लीग जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाली मुस्लिम लीग थी, उसने भी इसका बाइकआउट किया था। 2 तंजीमों ने बाइकआउट किया, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग। लेकिन कौन सी मुस्लिम लीग? कलकत्ता मुस्लिम लीग, याद रखें। साइमन का बाइकआउट किया, किसने किया? कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग।
कलकत्ता वाली मोहम्मद अली जिन्ना वाली। और इसका साथ किसने दिया? साइमन कमीशन को वेलकम किसने किया? दो तंजीमों ने, वो भी दो तंजीमें, एक थी पंजाब मुस्लिम लीग सर मोहम्मद शफी वाली और दूसरी थी यूनियनिस्ट पार्टी सर फजल वाली, सर चौधरी मोहम्मद जो फजल हैं उनकी पार्टी। इन दोनों पार्टियों ने साइमन कमीशन को वेलकम कहा बरसगीर के अंदर। जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान में आया तो गो साइमन गो बैक के नारे लग गए। कांग्रेस ने एहतजाज किया, मुस्लिम लीग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाली जो तंजीम थी इन्होंने एहतजाज किया और हर जगह बैनर कतबे उठाए और उन एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया साइमन कमीशन की तरफ। अब उनका एक ही मुतालबा था कि क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं है, वो ये कहते थे कि आप हमारे ही मुल्क का एक नया एक्ट लाने जा रहे हो और हमें ही इसमें शामिल नहीं किया। जो इंडियंस हैं कम से कम आप उनका कोई एक बंदा तो शामिल कर लो। ये बात किसने कही? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, कलकत्ता मुस्लिम लीग ने, कि कम से कम आप जो है इसमें कोई इंडियन तो जरूर होना चाहिए था। अब सर मोहम्मद शफी ने उनकी जो सपोर्ट की, जब ये साइमन कमीशन लाहौर के अंदर आया तो लाहौर में भी प्रोटेस्ट हुआ। जब ये प्रोटेस्ट हुआ मोची दरवाजे से एक बहुत बड़ा जुलूस निकला और वो जब लंडे बाजार तक आया तो आगे उन्होंने खारदार तारें लगाई हुई थी, तो वहां झड़पें होगी पुलिस के साथ। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस बरसाई। तो प्रोटेस्टर्स के जो लीडर थे वो थे लाला लजपत राय। आपने पहले भी उसका नाम सुन चुके हैं, लाला लजपत राय। और लाला लजपत राय जो था ये लाठीचार्ज की वजह से शदीद जख्मी हो गया और थोड़े देरों के बाद ये मर गया। साइमन कमीशन के दौरान ही इसने एहतजाज किया था और साइमन कमीशन के दौरान ही इसकी मौत वाक़या हो गई थी। जी, किसी का क्वेश्चन है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब जी जी, कौन सी तंजीमों ने कमीशन को? समय नहीं आपकी आई, दोबारा रिपीट करें। प्लीज रिपीट। साइमन कमीशन का कौन सी तंजीमों ने साथ किया था? साइमन कमीशन को किसने क्या किया था? कौन सी तंजीमों ने किया था सर? असल में ना यहाँ को आई थिंक नेट इशू है, आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं, अड़ के आ रही है। साइमन, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, साइमन कमीशन जो है था इसका बॉयकॉट किया था कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग। कलकत्ता मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना वाली जो मुस्लिम लीग थी उसने इसका बॉयकॉट किया था और कांग्रेस ने किया था। क्लियर? और इसका साथ किसने दिया था, इसको सपोर्ट किसने किया था? एक तो यूनियनिस्ट पार्टी थी और दूसरी पार्टी थी पंजाब मुस्लिम लीग सर मोहम्मद शफी वाली जो मुस्लिम लीग थी उसने इनको सपोर्ट किया था। जी, यहां तक क्लियर हो गया जी? जी सर। जी,
साइमन कमीशन रिपोर्ट कब शाया हुई? कोई बता सकता है जी? उन्नीस सौ 30 को साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930 को शाया हुई थी। ये इस चीज का ख्याल रखें। और एक सवाल जो मैंने आपको कहा था कि जो पेपर में आता है, एक दफा आया भी हुआ है लास्ट आई थिंक 20 या 21 के पेपर में, और क्वेश्चन ये था कि साइमन कमीशन का वो कौन सा मेंबर है जो इंडिया के अंदर आया था 1928 में, और बाद में वही जो कमीशन का मेंबर था वो वजीर आजम बरतानिया बना था। सवाल ये था साइमन कमीशन का कौन सा मेंबर है जो बाद में बरतानिया का वजीर आजम बना था? 7 अरकान में से एक जो रुकन है मेंबर था वो बाद में पीएम ऑफ ब्रिटेन बना था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया इंग्लैंड। उसका नाम था क्लेमेंट एटली। उसका नाम था क्लेमेंट एटली। एटली जो था ये साइमन कमीशन का मेंबर भी था जो 1928 में हिंदुस्तान आया, और यही वो बंदा था जो बाद में बना था। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है जी? अब ये सवाल था, ये बड़ा अहम सवाल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अच्छी तरह ज़हन में रखें, याद कर लें कि साइमन कमीशन का कौन सा मेंबर था जो बाद में वजीर आजम बरतानिया बना। उसका नाम था क्लेमेंट एटली। जी यहां तक क्लियर हो गया जी? ये था हमारा आज का लेक्चर। तो कल इंशाल्लाह हम जो नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे, और नेहरू रिपोर्ट के बाद हम कायदे आज़म के 14 निकात पढ़ेंगे। इंशाल्लाह कल 2 टॉपिक हम वो क्लियर करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि इस हफ्ते इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाए जल्द से जल्द। मीटिंग जी आप एंड कर देती।